भी आ गई। देखते गुड हैं। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी तो आई थोड़ी देर पहले रैंक लिस्ट आपके ग्रुप में। यस सर। सही नंबर है। काफी लोग 40 लेके आए हैं, मतलब कुछ लोगों के 36 वगैरह भी हैं। ठीक है नंबर, ऐसी में मोमेंटम करो आप, है ना? इसी तरह से हर टेस्ट में आप परफॉर्म करो, तो उसका सेंस को सॉल्व। वो मेरे ख्याल से सर रैंक लिस्ट। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हाँ बोलो बेटा। सर रैंक लिस्ट तो नहीं आई। रैंक लिस्ट आ गई है ग्रुप में, देखो। नो सर आ गई। आ गई है ग्रुप में, मैंने देखा। मैं ग्रुप से तो देख के बता रहा हूँ, आपके जो रेगुलर ग्रुप्स हैं ना, डाउट ग्रुप नहीं, जो रेगुलर आपके सेंटर्स के ग्रुप हैं बैचेस वाइज, उस ग्रुप में आई सर आरडीसी बैच के ग्रुप में नहीं आई। आई हुई। अच्छा उसमें नहीं आई हुई, सही। आप बोला उनके जो उधर के सेंटर इंचार्ज है ना, अमित अरोड़ा, है ना, उनको एक बार कॉल करोगे तो वो डाल देंगे उसमें, है ना। आरडीसी में नहीं आई वैसे, आरडीसी में नहीं। बाकी एमपीएस दिवाली में आई हुई है, और आपका आलूसराय साउथ सब जगह पे आया हुआ है। आपके उसमें नहीं आया हुआ, आरडीसी का क्या, वहाँ पे सेंटर में फोन करना ना, तो जो सेंटर इंचार्ज होंगे वो आपको सेंटर्स को आएगी, तो देख लेना अपने टाइम क्या। चलो, तो यहाँ पे जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है, मेरे ख्याल से हमने मोशन ऑफ सैटेलाइट लास्ट क्लास में पढ़ा, है ना, कि भाई कैप्लर्स लॉ पढ़ना है। यस ना। सर। तो आज आपको पढ़ना है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक आज आपका है दैट इज योर कैप्लर्स, कैप्लर्स, है ना, जिसके कि मैंने पिक्चर भी शो किया, है ना। तो कैप्लर्स वाज द साइंटिस्ट बिफोर द न्यूटन, है ना, जिसने कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ना कुछ आपके प्लैनेटरी मोशन के रिगार्डिंग कुछ लॉ रिड्यूस किए, है ना, जो कि किसी फंडामेंटल लॉ, दूसरे लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो बहुत पहले आ गया था, उसको एज ए लॉ ही हम ट्रीट करते हैं। जो कैप्लर्स लॉ है उसमें 3 तरह के लॉ होते हैं। पहला जो लॉ होता है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, है ना। पहला जो लॉ है वी कॉल इट एज ए लॉ ऑफ ऑर्बिट, है ना। जो लॉ ऑफ ऑर्बिट एकदम सिंपल सा है कि planet revolve around the sun in elliptical orbit, revolve around sun in elliptical orbit, elliptical orbit, where sun is situated, where sun is situated at its focus. क्या पढ़े? The planet revolve around the sun in elliptical orbit, where sun is situated at its focus, है ना। कोई भी लॉ ऑफ ऑर्बिट का सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि इस तरह से आपका प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व, है ना। इस तरह के ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल। और कोई भी इलिप्स होगा ना तो उसमें 2 चीजें डिफाइंड होती हैं, है ना। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, केवल लेंथ, और ये माइनर एक्सिस होता है। ये आपका मेजर एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, जैसे आपका माइनर एक्सिस हो गया। ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसको हम बोलते हैं 2a, दिस इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। और ये जो डिस्टेंस होती है वी कॉल इट एज 2b, है ना। 2b जो लेंथ होता है ये क्या होता है, इसलिए आपका माइनर एक्सिस। लेकिन ज्यादा तो जो यूज होगा ना वो ए एंड बी यूज होता है। तो ए को हम बोलते हैं, है ना, सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, है ना। और जो बी होता है ये आपका लेंथ हो जाता है सेमी माइनर, सेमी माइनर एक्सिस, है ना। क्योंकि पूरा तो 2a एंड 2b है, इसलिए उसका हाफ लेना है, इसलिए सेमी वर्ड लगा। तो सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी, एलिप्टिकल मीन बिकॉज़ शेप होता है जैसे सर्कुलर होता है, पैराबोला होता है, वैसे इलिप्टिकल शेप होता है। जो एग का शेप होता है ना उसी को हम इलिप्स बोलते हैं, है ना। जैसे हर चीज ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है, वैसे इलिप्स भी एक शेप है ना। इसी ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जो सन
जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि प्लैनेट का जो ऑर्बिट होगा सन के चारों तरफ वो हमेशा कौन सा ऑर्बिट हो जाएगा, ये का प्लैनेट है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व, और कोई भी इलिप्स Sir, होगा ना तो situated at the at its focus, situated at its focus, कोई भी इलिप्स होता है उसमें एक फोकस होता है, दो फोकस, एक हो जाएगा F1, दूसरा हो जाएगा इसलिए आपका F2, है ना। तो कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और सन जो सिचुएटेड होता है वो इसके एक फोकस पे, यहाँ पे सन की लोकेशन है ना, इलिप्स के सेंटर पे सन नहीं होता, बल्कि इलिप्स के फोकस पे सन की क्या होती है, इसकी आपकी पोजीशन, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर नहीं इलिप्स शेप में जाता है, फिर सन इज सिचुएटेड एट इट्स फोकस, और कोई भी अगर इलिप्स होगी तो जो ये बड़ी वाली लेंथ है उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये जो लेंथ होता है माइनर एक्सिस, वही मैंने लिखा है सेम मेजर एक्सिस एंड सेम माइनर एक्सिस, और इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक एक्सक्यूज मी चीज सर, आपको सर ये जो सर ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, सर ये हमारी अर्थ है, ये प्लेनेट? हाँ, ये कोई भी प्लैनेट हो सकता है, इट नॉट नेसेसरी अर्थ, कोई भी प्लैनेट जो है सन अगर है ना, तो जितने भी प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व, तो आप इसको अर्थ भी मान सकते हैं। ये यहाँ पे सन आपके फोकस पे है, और उस फोकस के सराउंडिंग में अर्थ आपकी इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रही है, रिवॉल्व, मार्स भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व, आपके इलिप्स सब चीज इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व, ये तो जनरल लॉ हो गया कि प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और सन कहाँ पे सिचुएटेड होगा उस पे फोकस, हाँ, तो ये इसका फोकस F1 एंड F2। यहाँ पे एक चीज आती है, जैसे हमने बोला A और B तो मेजर एंड माइनर एक्सिस, जो फोकस से इसके इलिप्स की सेंटर की डिस्टेंस है, इसको अगर मैं C लेंगे, हाँ कि भाई फोकस है ये F1, इससे इसके सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो सके आपकी C, तो हम यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। किसी भी इलिप्स में एक टर्म डिफाइन होगा, वी कॉल इट एज इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, जो इसेंट्रिसिटी होता है वो C और A का रेशियो है, C इसमें क्या है, फोकस और इलिप्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और A क्या है बेसिकली आपकी सिंगल मेजर एक्सिस, मतलब ये वाली डिस्टेंस। So what is C? C is the distance between the focus and center of the ellipse, इलिप्स के सेंटर और उसके फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कि आपका C बोलते हैं, ये डिस्टेंस C है और ये डिस्टेंस आपका A होता है ना, तो C और A का जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कि आपकी सेंटर। तो आप देखो जैसे अगर ये ऑर्बिट सर्कुलर होता तो कोई भी अगर सर्किल है ना, उसकी सेंट्रिसिटी 0 होती है, अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट है तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए उसकी सेंट्रिसिटी distance from center of ellipse to its focal length. Its इस focus. फोकस है ना, जो C है, C is the distance between the center of ellipse, distance between center of ellipse and focus, center of ellipse and focus, इलिप्स का सेंटर जहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, उससे जो फोकस की डिस्टेंस होती है उसी होती है, और C और A का जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कि आपकी सेंटर। तो अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट होता है ना, तो उसमें फोकस और सेंटर एक ही होते हैं, कोई भी अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो फोकस और सेंटर सेम ही होते हैं, तो C की वैल्यू 0 होती है, तो C की वैल्यू भी 0 होगी, तो कोई भी अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो उसकी सेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन जैसे जैसे वो सर्किल से इलिप्स में कन्वर्ट होगा उसकी सेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी, सर्किल की सेंट्रिसिटी 0 होगी, तो अगर इलिप्स है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, सेंट्रिसिटी। तो फर्स्ट लॉ में ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट लॉ में जस्ट उसका ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करते हैं, भाई सन के अराउंड जो ऑर्बिट करता है वो सर्किल में नहीं करता, बल्कि कौन सा ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, और जो सन की पोजीशन होती है वो इलिप्स के कहां पे होती है, जैसे आपके फोकस, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें सेकंड लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, Sir, सेंट्रिसिटी जो है वो एक रेशियो ही होता है या फिर हम उसका यूज क्या होता है फिर? नहीं कुछ नहीं, रेशियो ही है, रेशियो है, मैथमेटिकल रेशियो है, एज सच उसमें कोई यूज नहीं है, रेशियो, सेंट्रिसिटी इज जस्ट आपका ये दो डिस्टेंस के बीच का रेशियो है ना, कई बार C और A नहीं पता होता है, हाँ तो लेकिन उसका रेशियो दिया हो,
तो उसके टर्म्स में ट्रीट करना है। फर्स्ट लॉ आपका हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड जो आ गया जिसकी कि मैंने डायग्राम बनाई, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। और ध्यान रखना लॉ ऑफ एरिया कोई नया लॉ नहीं, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैं बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लॉ ऑफ एरिया होता है, दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ एरिया वो ये बोलता है कि लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट, लॉ ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट, सन टू प्लैनेट sweep equal area in equal time, equal area in equal time, equal time। लाइन ज्वाइनिंग तो सन व्हाट टू इज आफ्टर प्लैनेट के बाद प्लैनेट? क्या लिखा है आपने? मैं बताता हूँ बेटा, ये वाला नो सर, नीचे प्लैनेट के आगे प्लैनेट लाइन जॉइनिंग सन टू प्लैनेट। लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट स्वीप, स्वीप स्वीपिंग, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। इस सन को जो प्लैनेट से लाइन ज्वाइन करती है, इट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। मींस इसका इंडक्टिव मतलब ये हो जाएगा, मींस इट्स एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। है ना, ये सारा मैं डिस्कस करूंगा, अभी आप लिखो एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। सर स्वीप के सर प्लैनेट के बाद क्या लिखा हुआ है? प्लैनेट स्वीप, स्वीप यार स्वीप, है ना, SW अच्छा सॉरी। line joining sun to planet sweeps equal area in equal time, means its aerial velocity remain constant। है ना, एक नया टर्म आ गया है, इसको हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। है ना, तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्या होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉ ऑफ एरिया। कि लाइन ज्वाइनिंग द सन टू प्लैनेट स्वीप्स इक्वल इन इक्वल टाइम को हो गया कि हम इस तरह से अगर ले लें, जैसे ये तो आप पढ़ चुके हो, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम लिख लूंगा। भाई मैंने ये बोला कि ये आपका कोई इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट था, है ना, ये कैसा था, बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, और सन इसके फोकस पे, और किसी स्टैंड में ये प्लैनेट यहाँ पे, जैसा उस डायग्राम में दिखाया गया, प्लैनेट इस पोजीशन में था। अब लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट, इस सन से प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन करेगी, आपको पता है किसी टाइम ड्यूरेशन में, मे बी 1 मंथ ले लेते हैं कि 1 मंथ में प्लैनेट ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ है, तो उसने कुछ, इस लाइन ने एक एरिया स्विप की, भाई लाइन जो एरिया स्विप कर रही है उसने इतना एरिया स्विप कर, ये एरिया, इस एरिया की हम बात करते हैं। जो एरिया स्विप की मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्विप एरिया। तो अगर इस प्लैनेट को इस पोजीशन से, पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 2 तक जाने में अगर इसको 1 मंथ लग रहा है, तो इसने इतना एरिया स्विप किया, तो सेम 1 मंथ में कहीं अगर और भी चला जाए, मान लो यहाँ पे आ जाएगी, या इसकी पोजीशन कोई 3 हो गई और ये पोजीशन इसकी कोई 4 हो गई, और 3 से 4 जाने में भी इसको 1 मंथ भी लग रहा है, इसको टाइम कितना लग रहा है, जैसे कि आपका 1 मंथ, तो इसने अभी ये स्विप किया है, फिर दोनों एरिया इक्वल हो, लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट स्विप इक्वल इन इक्वल टाइम, कि जितना 1 मंथ में इसने प्लैनेट ने यहाँ पे एरिया स्विप किया है, उतना ही यहाँ पे भी, मतलब हर जगह पे इक्वल टाइम पे इक्वल एरिया क्या करता है, स्विप करता है, राइट। मतलब सिंपल सा बोलेंगे, अगर दोनों में टाइम सेम है, एक 1 मंथ ही है, तो एरिया भी सेम है ना, एरिया विल बी सेम, विल बी सेम, है ना, कि दोनों केस में एरिया जो हमने शेड किया है वो एरिया क्या होगा, चलिए आपका सेम है। अब एक चीज आ गई, इसी को मैंने डायरेक्टली बोला है कि इसका मतलब ये हो गया कि एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। अब एक वर्ड यूज हुआ है एरियल वेलोसिटी, तो जो एरियल वेलोसिटी होती है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होती है। हाँ भाई, जब भी हम वर्ड यूज करेंगे एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी,
एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, किस रेट से एरिया चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, है ना, कि जो एरिया शिफ्ट कर रहा है उसका रेट क्या हो, इसी को हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो एरियल वेलोसिटी को हम बोलेंगे डेल्टा ए बाय डेल्टा टी जो होगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। जब भी कोई प्लैनेट मूव करता है ना, तो एरियल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर डेल्टा ए है और इसको टाइम 1 मंथ लगा है ना, तो सेम 1 मंथ अगर टाइम लगेगा तो एरिया भी सेम है ना, डेल्टा ए अलग हो सकता है ना, अगर डेल्टा टी सेम है तो डेल्टा ए भी सेम है, ताकि एरियल वेलोसिटी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी का रहेगा, इसलिए आपका कांस्टेंट। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया का इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या रहेगा, इसलिए आपका कांस्टेंट। ये जो भी लाइन सन से प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है वो इक्वल टाइम में क्या स्विप करेगी, इसलिए आपकी इक्वल है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, मतलब सर आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 मंथ में लिखा है वहाँ पे 3 और 4 क्यों लिखे हैं? हाँ वो पोजीशन के लिए लिखा है मैंने, ओके सर। ये फर्स्ट पोजीशन ऑफ प्लेनेट है, पहले प्लेनेट यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, आपने 1 मंथ के बाद इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया, तो इसने एरिया स्विप किया, फिर आपने कहीं पे थर्ड पोजीशन में यहाँ प्लॉट कर लिया, ये पोजीशन सेंस, प्लेनेट की पोजीशंस चेंज हो गई, आप इसको हटा दो, इफ इट कंफ्यूज देन लीव इट। हाँ जस्ट मैंने पोजीशन लेके आया कि 1 मंथ में अगर यहाँ से यहाँ आ गया, इसने अगर इतना एरिया शिफ्ट किया, तो सेम 1 मंथ में अगर प्लैनेट यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये एरिया शिफ्ट करेगा, दोनों एरिया क्या होंगे सेम, है ना, सेम टाइम में क्या होगा, इक्वल एरिया क्या करेगा ये। अब एक वर्ड आ गया कि मैंने बोला कि लॉ ऑफ एरिया कोई नया लॉ नहीं, बल्कि दिस इज द रीस्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये एंगुलर मोमेंटम वर्ड है क्या, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, है ना, एक नया वर्ड आ गया। मोमेंटम तो हम जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन एक एंगुलर मोमेंटम, तो ध्यान रखना एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम से ही एंगुलर मोमेंटम आता है। जैसे मैंने बोला ये कोई ओ पॉइंट है, इस ओ के रिस्पेक्ट में कोई मास है ना, जो कि v से ऐसे जा रहा है, ये डिस्टेंस इसकी r है ना, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस o से कितनी है, इसकी आपकी r। तो अगर आपसे बोले कोई बोले कि इसका मोमेंटम क्या हो, व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम तो सिंपल सी है, ये मोमेंटम की वैल्यू मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। आपको ये बोला जाए कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन से रिलेटेड आ गया, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से शो करते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, हमेशा रेफरेंस दिया हो कि भाई किसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कितना हो, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एल, बस एम वी में आर मल्टीप्लाई, ये मोमेंटम को अगर हम ओ से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टर्म आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर, जैसे एम वी मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम की वजह से आपका एम वी आता है ना, जैसे हम टॉर्क लिखते हैं, है ना, ये हम क्या लिखते हैं, जैसे कि आपका टॉर्क, एक वर्ड हम यूज करते हैं रोटेशन में, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, सर यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम 0 क्यों हुआ सर, आपने लिखा है? कहाँ लिखा है मैंने एंगुलर मोमेंटम 0 है, एंगुलर मोमेंटम में अबाउट पॉइंट ओ लिखा है बेटा, अबाउट पॉइंट ओ, इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, और सर वो एंगुलर मोमेंटम के बाद क्या लिखा है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, भाई अगर एम वी से मूव कर रहा है तो इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखा है, वो एंगुलर मोमेंटम एल जो होगा ना, ये एंगुलर मोमेंटम को एल से शो करते हैं, वो मोमेंटम को हम आर से मल्टीप्लाई, मोमेंटम सिंपल मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी को अगर मैं इस डिस्टेंस r से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो टर्म आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर, है ना। जैसे हम लिखते हैं ना टॉर्क, जैसे मैं बोलूं कि ये आपका कोई ओ पॉइंट है और r डिस्टेंस पे आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, F तो फोर्स है, अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द टॉर्क अबाउट ओ, इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो, पॉइंट ओ, है, तो आप टॉर्क के लिए सिंबल ऐसे यूज करते हैं टाउ, और ये हो जाएगा F इंटू आर,
है ना, कि जब फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क आता है, वैसे ही मोमेंटम को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका एंगुलर मोमेंटम, है ना। और एक चीज हम जानते हैं, आपने जो लॉज ऑफ मोशन है पढ़ा था कि एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लोर करूंगा। When Newton's second law, Can you tell what is torque? Torque is the turning ability of the force. Torque is the turning ability of the force. भाई किसी फोर्स की अगर कोई टर्निंग एबिलिटी होती है तो हम बोलते हैं वो टॉर्क, है ना। जैसे किसी गेट को मुझे ओपन करना है ना, इफ आई अप्लाई द फोर्स और उससे अगर ओपन हो जाता है, टर्न हो जाता है, मतलब कि उसकी वजह से टॉर्क, टॉर्क इज सिंपली डिफाइंड एज ए टर्निंग एबिलिटी ऑफ द फोर्स, इसको हम बोलते हैं टर्निंग एबिलिटी। सर इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है टॉर्क में भी? हाँ, इसमें भी किसी केस में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जी normally सर। इसको हम बोलते हैं टर्निंग एबिलिटी ऑफ, सर ये टॉर्क के लिए कौन सा सिंबल है, जेड है या फिर? नहीं, इसको हम टाउ बोलते हैं, टर्निंग एबिलिटी ऑफ ये जेड नहीं होता है, बल्कि सिंबल को जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, दिस सिंबल इज नोन एज ए टाउ, है ना, अल्फा बीटा गामा जैसे होता है, थीटा होता है, इस सिंबल को हम टाउ। सर आपने टॉर्क के आगे क्या लिखा है? टॉर्क अबाउट पॉइंट 2, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, एंगुलर about? मोमेंटम, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, वो पॉइंट के वो टॉर्क, और ये टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स को डिस्टेंस में मल्टीप्लाई करो, और टॉर्क होता क्या है, टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स, और ये टॉर्क होता है, इसको हम टाउ बोलते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, वैसे इस सिंबल को भी कॉल करते हैं टाउ, टाउ सिंबल इसको बोलते हैं। बहुत सारे नए नए सिंबल आते हैं, है ना, जो कि अल्फाबेट्स डिफरेंट होते हैं। तो ये मैंने बोला कि मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम, ये फोर्स है, ये टॉर्क। तो आप देखो फोर्स एंड मोमेंटम में रिलेशन हम जानते हैं कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू जो होता है वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, सर, ये आपका फोर्स होता है। वैसे जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क होता है डेल्टा एल बाय डेल्टा, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। हम यहाँ पे सिंपल से एक वर्ड लिखेंगे कि एज पर द न्यूटन्स लॉ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, है ना। ऐसे ही हम बात करेंगे यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, rate of change of angular momentum is torque, momentum is torque, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जैसे फोर्स होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा वो चीज किसके इक्वल हो जाएगी, टॉर्क, जैसे F इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा डी होता है, वैसे टॉर्क इक्वल टू डेल्टा एल बाय डेल्टा। तो यहीं से सारा कुछ होगा, जो सारा मैंने बोला है कि लॉ ऑफ एरिया जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड, लॉ ऑफ एरिया किसके ऊपर बेस्ड होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, क्योंकि अभी आपने बोला ना कि जो लॉ ऑफ एरिया है उसका मतलब डेल्टा ए बाय डेल्टा टी कांस्टेंट है, हाँ। तो आपको ये निकालना है कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी होगा किसके, अगर मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, कांस्टेंट तो हम बाद में प्रूव करेंगे, हाँ। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी किसके इक्वल, तो हम ये निकालना चाहेंगे कि जो इसकी एरियल वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू हम निकालते हैं, व्हाट इज द एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। तो जो एरियल वेलोसिटी है ना, एरियल वेलोसिटी जो होती है, अभी आपने लिखा है डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, अब मैं इसका एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ द सेक्टर का आपके पास फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है वो आपका होता है 1/r² × डेल्टा टी, किसी भी सेक्टर का एरिया यही तो होता है,
कि अगर ये एंगल आपका डेल्टा थीटा है और ये डिस्टेंस अगर इसकी आर है तो इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर इंटू डेल्टा बाई डेल्टा टी, है ना भाई, एरिया ऑफ द सेक्टर आपने लिखा और नीचे टाइम लिख दिया, और डेल्टा टी बाई थीटा बाई डेल्टा टी भी हम जानते हैं ये ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये आपका हो जाएगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू, और ओमेगा भी हम जानते हैं ओमेगा होता है वी बाई आर, अगर किसी इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी कोई अगर v है ना, तो ओमेगा की वैल्यू इसकी हो जाएगी v बाई आर, तो अल्टीमेटली जो एरियल वेलोसिटी आ गई है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये आपकी आ गई है वी आर स्क्वायर बाई, है ना, सॉरी वी आर बाई 2, है ना, ओमेगा की वैल्यू की जगह पे हम v बाई आर पुट कर देंगे, तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो यहाँ से आपका ये आ गया है वी आर बाई, लेकिन इसको आपको कन्वर्ट करना है इस एंगुलर मोमेंटम वाले टर्म एमवीआर के टर्म्स में लाना है, तो इसमें एम तो है ही नहीं, है ना, एम इसमें क्या हो जाएगा मास ऑफ द प्लैनेट, इस प्लैनेट का मास अगर एम है तो हम एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यहां से आपका आ गया एम वी आर बाई 2, तो एम वी आर एल होता है, तो अल्टीमेटली एरियल वेलोसिटी की वैल्यू एल बाई 2 है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को हम क्या बोल रहे हैं एरियल वेलोसिटी, और ये एरियल वेलोसिटी किसके होती है एल बाई 2 एम, एल एंगुलर मोमेंटम और एम क्या हो जाएगा मास ऑफ द प्लैनेट। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे आपने ये बोला ये सब चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इस चीज को एक्सप्लेन हम इसी से कर पाएंगे, ये जो कैप्लस का सेकंड लॉ है उसको हम इसी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैंने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे आपका टॉर्क है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे आपका टॉर्क है ना, तो हम ये बोलेंगे कि जो आपने बोला है एरियल वेलोसिटी, है ना, कि जो एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एरियल वेलोसिटी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इसकी वैल्यू एल बाई 2 एम थी, तो अगर कोई केस ऐसा हो जाए, है ना, इफ फोर्स इज सेंट्रल, हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे इफ फोर्स इज सेंट्रल, है ना, सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग तो रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सन के सेंटर से पास हो, कहीं भी प्लैनेट चला गया हर जगह भी ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, है ना, लेकिन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास होगी सन के सेंटर से, तो इसी तरह के फोर्स को हम सेंटर बोलते हैं, हर जगह पे अगर सन की तरफ फोर्स लग रहा है इसमें तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे फोर्स सेंट्रल, इफ फोर्स इज सेंट्रल देन टॉर्क इज जीरो। सर बताओ सर आपने एंगुलर मोमेंटम के बाद वो बात क्या लिखा आपने एंगुलर मोमेंटम के बाद, कहां पे वो राइट साइड में, राइट साइड में यस ये सर, एंगुलर हाँ मोमेंटम सर, अबाउट है, about point O, about ओके सर, ओके angular momentum about point O, ये O point के about इसका angular momentum लिखा है, ऐसे मैंने लिखा torque about point O, सर आप सेंट्रल फोर्स दोबारा समझा सकते हैं? बेटा सेंट्रल फोर्स तो मैंने बताया था कि भाई सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जो कि स्फेरिकल बॉडी के सेंटर से पास हो, उसी को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, कि भाई ये मान लो प्लेनेट यहाँ पे भी है, अगर हम बोलों कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से पास होगा तो सन के सेंटर से पास होगा, यहाँ भी चले जाए तब भी सन की तरफ रहे, हमेशा सन के सेंटर से पास होगा, इसी तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो जब भी कोई फोर्स सेंट्रल होता है तो उस केस में टॉर्क जीरो, और अभी आपने बोला कि जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी होती है, वो भी जीरो हो जाएगी, और ये जीरो होने का मतलब हो जाएगा कि एल की वैल्यू कांस्टेंट है ना, यहीं से पूरा लॉ आ गया। आपको ध्यान रखना कि आपने बोला एरियल वेलोसिटी जो होगा वो एल बाई 2 एम होगा, तो अगर फोर्स सेंट्रल है तो टॉर्क जीरो होगा, अगर टॉर्क जीरो होगा मतलब ये टर्म जीरो होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट, और अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो आप देखो एल कांस्टेंट है एम तो कांस्टेंट होता ही है, if angular momentum is constant then delta a by delta t भी constant है,
और डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कांस्टेंट होने का मतलब है कि इक्वल टाइम में क्या करेगा, इक्वल एरिया से, यही तो लॉ ऑफ एरिया। तो इसलिए हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है ना। एल कांस्टेंट जो है ना, किसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किसी को हम क्या बोलते हैं। Sir, could you please explain the first Kepler law again? Law of orbit. क्यों बेटा, इसमें क्या था? सर आप ये एल कांस्टेंट समझा दो क्या था? कैसे लॉ कांस्टेंट है? ऑफ ऑर्बिट अभी बताऊंगा, वेट। या जस्ट मैंने ये बोला कि एरियल वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी आपकी हो जाएगी, और ओमेगा की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, v by r, फिर रिलेशन। अब l कैसे कांस्टेंट, आपको ध्यान देना कि अगर टॉर्क फोर्स सेंट्रल है तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। और टॉर्क 0 होगा तो अभी तो आपने पढ़ा कि जो टॉर्क होता है वो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी के इक्वल होता है। और अगर ये चीज 0 हो जाए तो मतलब डेल्टा एल 0 हो जाएगा ना, चेंज नहीं होगा एल में, है ना। मतलब डेल्टा एल 0 होने का मतलब हो जाएगा एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाँ। दिस इज सिंपली नोन एज ए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एकदम सिंपल सा है कि जब भी किसी केस में टॉर्क 0 होगा तो एल कांस्टेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और अगर एल कांस्टेंट रहेगा, अगर एल कांस्टेंट है तो मास तो कांस्टेंट होता ही है, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कांस्टेंट है। और डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो कांस्टेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। ये कैप्लस का सेकंड लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ एरिया। तो दोनों चीज लिंक्ड हो गई ना, टॉर्क 0 है तो एल कांस्टेंट रहेगा, एल कांस्टेंट रहेगा तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि इक्वल टाइम में ये क्या करेगा, इक्वल एरिया क्या करेगा, इससे आपस में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और जो एक लॉ ऑफ एरिया है, दोनों आपस में क्या है, आपकी लिंक है। तो इसी डिस्कशन से मैं बताता हूँ लॉ ऑफ ऑर्बिट। सर टॉर्क कब 0 होगा? जब फोर्स सेंट्रल होगा, जब भी फोर्स सेंट्रल होगा ना तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे तब तो टॉर्क की वैल्यू फोर्स इंटू आर हो जाएगी। नहीं कोई फोर्स अगर ऐसे लग रहा हो ओ की तरफ, एफ डैश, तो एफ डैश से अगर इस ओ से ही पास हो रहा है तो टॉर्क की वैल्यू 0। एफ की वजह से टॉर्क होगा एफ आर, लेकिन अगर ये एफ डैश उस ओ से ही पास हो रहा है तो टॉर्क की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं सन को अपना वो ले लूं तो हर जगह पे फोर्स सन से ही पास हो रहा है ना, कहीं भी चला जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क 0 है। किसी को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स में टॉर्क हमेशा 0 होगा और टॉर्क इसके इक्वल होता है, तो डेल्टा एल 0 होगा। डेल्टा एल 0 होने का मतलब एल क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे यहाँ हम फर्क करते हैं, अगर एफ 0 होगा तो क्या होगा, अगर किसी केस में एफ 0 होगा डेल्टा पी 0, और डेल्टा पी अगर 0 होगा, पी इनिशियल किसके इक्वल होगा, है ना। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसी का काउंटर पार्ट उसमें आ गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो इसमें ये वाला टर्म बहुत यूज होता है, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो सकती है आपका एल फाइनल उसके। इसी लॉ को फॉलो करते हुए कोई भी प्लेनेट मूव करता है,
कोई भी प्लैनेट जो मूव करता है वो इसी लॉ को फॉलो करते हुए। तो इंडायरेक्टली मैं अगर समराइज करूं तो आप किसी भी प्लैनेटरी मोशन में से दो चीज जान लो तो बहुत कुछ आ जाएगा, है ना। किसी भी प्लैनेटरी मोशन में सिर्फ दो चीजें आपको जाननी पड़ेगी, और वो दो चीज है, हम ये बोलते हैं कि जब प्लैनेटरी मोशन और for the motion of planet, for the motion of planet around sun, around sun, कि भाई प्लैनेट का मोशन जो सन के अराउंड होता है उसके लिए दो चीजें होती हैं, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम of planet about sun, about sun remain conserved, remain conserved, है ना। पहली चीज मतलब एल इनिशियल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एल फाइनल, है ना। और जो एंगुलर मोमेंटम टर्म है ना, वो आपका एमवीआर होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। एल इनिशियल किसके इक्वल होगा, एल फाइनल। और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व, रिमेन कंजर्व। पूरा का पूरा जो आपका पूरे पूरे यूनिवर्स का जो सिस्टम है इसी दो लॉ के ऊपर बेस्ड। यूनिवर्स में जो भी मोशन हो रहा है प्लैनेट का, सन का, या स्टार्स का, और सैटेलाइट्स का, मून का, सब इसी दो लॉ के ऊपर बेस्ड कि भाई जब भी हम मूव करेंगे तो ऐसे मूव करेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व और मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी हम जानते हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। भाई काइनेटिक चेंज हो सकती है, पोटेंशियल चेंज हो सकती है, इन दोनों का सम क्या रहेगा इसके आपका। तो कोई भी प्लैनेटरी मोशन जो है ना इसी दो फंडामेंटल लॉ को फॉलो, और इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है एरिया वाला लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया मतलब सिंपल सा है कि अगर एल इनिशियल एल फाइनल के इक्वल होगा तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी कांस्टेंट रहेगा। इसी को तो हम लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। इक्वल टाइम में क्या करेगा सके आपका इक्वल एरिया। तो इसी दो लॉ के ऊपर पूरे का पूरा प्लैनेट का मोशन आपका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और इसे जैसे मैं अगर कोई ऑर्बिट बनाऊं, जिन्होंने लॉ ऑफ ऑर्बिट पूछा था ना उसके लिए बता देता हूँ कि भाई लॉ ऑफ ऑर्बिट कुछ नहीं है कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व, इलिप्ट की ये जो एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और ये होती है माइनर एक्सिस। तो प्लैनेट तो कहीं भी हो सकता है लेकिन सन उसके इलिप्स के फोकस पे, सन की पोजीशन इलिप्स की किस पे होती है, फोकस पे। इसके दो फोकस होते हैं, किसी भी एक फोकस पे सन, और प्लैनेट इसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व है, इसके अराउंड इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व। तो मुझे आप ये बताओ कि जब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है प्लैनेट तो क्या इसकी v कांस्टेंट रहती है या सेम स्पीड से रिवॉल्व करता होगा, क्या लगता है? No, sir. नो सर, क्योंकि रेडियस बदल गया तो स्पीड भी बदल रही होगी। हाँ भाई v कांस्टेंट नहीं रहता है, mvr कांस्टेंट रहता है। प्लैनेटरी मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भाई v कांस्टेंट नहीं होता। ये डिस्टेंस अगर r है तो हम बोलेंगे v कांस्टेंट नहीं होगा, l इक्वल टू mvr कांस्टेंट। mvr क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर r जैसे से इधर आएगा r कम होगा ना, है ना। तो अगर r किसी केस में होगा कम होगा वही बढ़ेगा, इस सन से उसके डिस्टेंस अगर कम होगी तो v बढ़ता जाएगा उसका, और सन से डिस्टेंस जैसे ज्यादा होगी तो v भी कम होगी। मतलब mvr कांस्टेंट रहता है
आर और बी आपस में रेसिप्रोकल है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सन का प्लैनेट से क्लोजेस्ट पॉइंट होता है, अगर ये प्लैनेट यहाँ पे है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरिहीलियम, है ना। ये जो सन का प्लैनेट से क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे जब होता है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं पेरिहीलियम, और जो फारदेस्ट होता है वो ये पॉइंट हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं एपिहीलियम। ये दोनों पॉइंट है ना। ये जो क्लोजेस्ट सन से क्लोजेस्ट पॉइंट पे जब प्लैनेट होगा वो पॉइंट होता है पेरिहीलियम, और जो सन से फर्देस्ट पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं एपिहीलियम। और ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये डिस्टेंस जो है ये अगर कोई आरपी है तो इस आरपी डिस्टेंस को हम बोलते हैं पेरिहीलियम। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स, भाई क्लोजेस्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं सके आपकी पेरिहीलियम। और सन से ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं आर ए। आर ए इज नोन एज ए एपोजी, है ना। जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उसका नाम होता है पेरिहीलियम, जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं पेरिहीलियम। जो फारदेस्ट पॉइंट होता है उसको पेरिलियन बोलते हैं पोजीशन होती है। हाँ, वो हीलियन पोजीशन होती है, और ये जो चीज होती है वो डिस्टेंस है ना। आर पी हो जाएगी पेरिजी और आर ए क्या हो जाएगा चलिए आपके एपोजी। तो आपको क्या है कि अभी आपने बोला हर जगह पे बी अलग अलग होंगे ना, तो जब ये एपिहीलियन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ वी होगी, और जब पेरिजी पे होगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ बीपी होगी, है ना। तो आप क्या सोचते हो कौन सा इसमें ज्यादा कौन सा कम होगा, कहाँ पे प्लैनेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, पेरिजी पे की एक ही एपोजी पे? सर पेरिहीलियम। कहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी इसकी? सर पेरिहीलियम। ये ज्यादा हो गया बीपी ज्यादा? सर पेरिगी। हाँ, मतलब डिस्टेंस कम होगी ना तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हम सिंपल सा बोलेंगे कि अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वीपी है और यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी वी है तो सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं कि जो बीपी की वैल्यू होगी दिस इज ग्रेटर देन वी। वेलोसिटी एट पेरिजी जो होगी वो वेलोसिटी एट एपोजी से क्या होगी, ज्यादा, है ना। और वो रेशियो भी निकाल सकते हैं हम, या बोलेंगे एमवीआर कांस्टेंट रहेगा ना, एम इंटू वी ए इक्वल टू आर ए हो जाएगा। जब ये यहाँ पे होगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम ये होगा, इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू वी पी इंटू आर पी। यहाँ से एम तो कैंसिल हो गया। अगर मैं यहाँ से वीपी और वी ए का रेशियो निकालूं, है ना, ये जस्ट आपका आर ए बाई आर पी है ना। तो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी प्लैनेट की, जब वो इस पॉइंट पेरिहीलियन पे, इस टाइम सबसे ज्यादा स्पीड होगी, और सबसे कम स्पीड कहाँ पे होगी जब ये एपिहीलियन। और उन दोनों स्पीड का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस के इनवर्सली होगी, आर ए बाई क्या हो जाएगा आपका। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया या कंजर्वेशन ऑफ एंगल, राइट। इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। दो लॉ हमने पढ़े, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इसको मतलब प्लैनेट की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, जैसे अर्थ का मोशन क्या है, अपने ऑर्बिट के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है ना, और सन के चारों तरफ बेसिकली आपका अपने ऑर्बिट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, और सन के अबाउट इस तरह से ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम अर्थ के रोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, उसके रिवॉल्यूशन की बात। जब सन के अबाउट रिवॉल्व करेगा 365 डेज उसके बाद। सर मून भी ऐसे ही करता है? मून तो सन के राउंड करता है, अर्थ के राउंड करता है रिवॉल्व। यस सर। सर तो मून भी अर्थ के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है? ऑलमोस्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं होता, इसेंट्री हो सकता है डिफरेंट होती है, इसेंट्रिसिटी उतनी Sir, नहीं why होती there are जितनी two focus points? इलिप्स की प्रॉपर्टी है बेटा, दो फोकस पॉइंट ही होते हैं। ये मैथ्स में आप जब इलिप्स पढ़ोगे तो समझ जाओगे हाउ दिस इलिप्स इज गोइंग। मैथ्स में आप पढ़ोगे इलिप्स के बारे में तो आगे इस तरह से इलिप्स को
कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, उस कंस्ट्रक्शन में ये एक्सक्यूज मी सर, सर वैसे ये ऑर्बिट सर्कुलर भी तो हो सकता था। हाँ लेकिन होता नहीं है ना यार, ऑब्जर्वेशन की एक इलेक्ट्रिकल है, कई सैटेलाइट के ऑर्बिट सर्कुलर भी होते हैं, तो ऑर्बिट सर्कुलर हो भी सकता है, लेकिन जो प्लैनेट का ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल होता है। अगर सर्कुलर ऑर्बिट सर होता इसका कोई रीजन है? तो फिर सीजन चेंज होती नहीं है ना, डिस्टेंस चेंज नहीं होती, मतलब वेदर वगैरह सब डिस्टेंस से तो कोल्ड एंड हॉट का रिलेशन नहीं, सन से डिस्टेंस से ही तो वेदर चेंज हो रहा है, तो अगर सर्कुलर मोशन होता तो फिर सेम वेदर रहता हमेशा। हाँ आर चेंज होगा, आर चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा ना ऋषित बेटा, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब भी कोई प्लैनेट मूव करेगा तो अगर आर चेंज होगा तो उसका वी भी चेंज होगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, आर और वी दोनों चेंज, अगर आर चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा, लेकिन एम बी आर कॉन्स्टेंट है, उसी से तो पूरा रिलेशन है। ये आपका सेकंड लॉ है। ऐसी कैप्लस का एक थर्ड लॉ, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ टाइम। जो लॉ ऑफ टाइम पीरियड होता है हम ये बोलते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, सॉरी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट planet around sun is directly proportional to cube of major axis, cube of semi major axis, major axis। ये होगा लॉ ऑफ पीरियड के अकॉर्डिंग, the square of time period of revolution of planet around sun is directly proportional to the cube of semi major axis। है ना, मतलब एक कोई प्लैनेट पेरिहेलियन पे था, वापस पेरिहेलियन तक आने में जो उसको टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बोलेंगे। तो इस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है, हाँ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस, मतलब एक क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो टी So स्क्वायर इज proportional to a क्यूब, हाँ, the डायरेक्टली cube है? प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, है ना। इसमें a क्या बेसिकली आपका सेमी मेजर एक्सिस, भाई ये डिस्टेंस जो होती है तो कोई होती है ना, इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली इक्वल टू द क्यूब, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम। कोई प्लैनेट जो मूव करेगा इसी लॉ को क्या कहते हैं, इसके आपको करेगा इसका सेंस को सॉल्व। Excuse me, sir. बेटा Sir, we have written planet revolve around sun in elliptical orbit with sun is situated at its focus. Sun remains सही है। constant in its place. Then how can we have two focus? हाँ बेटा, दो फोकस का मतलब इलिप्स में दो फोकस होता है, सन सिचुएटेड वन ऑफ इट्स फोकस तो होता है, किसी भी इलिप्स में दो फोकस होते हैं, उसमें स्टेटमेंट में आप ये लिख लो कि सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकस। सर सन एक फोकस से दूसरे फोकस पर जा सकता है? नहीं, वो किसी भी एक फोकस पे हो, उसकी पोजीशन फिक्स है, इलिप्स के एक फोकस पे हो, है ना। उसमें वो स्टेटमेंट आप लगा दो कि इलिप्स में तो दो फोकस होते हैं, सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकस, है ना, दो फोकस दो होंगे, लेकिन सन की पोजीशन किसी एक फोकस पे फिक्स है। उसमें थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन कर दो स्टेटमेंट,
तो आपको कंफ्यूजन नहीं। Sun is situated at one orbit spoke, दोनों focus point। मतलब अर्थ के अराउंड भी कई चीजें इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। अर्थ के अराउंड भी बहुत सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करती है। और अर्थ जो होता है वो सेंटर ऑफ द एलिप्स पे होता है, फोकस ऑफ द एलिप्स, है ना। अर्थ के अराउंड भी बहुत सारी चीजें होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सर वैक्यूम में, सर अगर वैक्यूम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका सेम मास है और सर डिस्टेंस तो सेम होगी, तो सर फिर उन दोनों में से कौन सा दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करेगा या फिर कि दोनों हिलेंगे ही नहीं? वो फिर डिटेल थ्योरी आ गई बेटा, वो उसको मत समझो। एक्सक्यूज मी वहाँ पे सर। सेंटर ऑफ मास की थ्योरी आती है, दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों रिवॉल्व करते हैं। सेंटर ऑफ मास क्योंकि आप नहीं जानते इसलिए उस पर फोकस करते हैं। अभी एक Excuse me, कौन sir. इसको मानते हैं? सर जो लॉ ऑफ टाइम पीरियड है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इसका कोई प्रूफ भी है? प्रूफ भी है, लेकिन अभी आप उस प्रूफ को कर नहीं सकते क्योंकि एलिप्स की बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स समझी है। वो लॉ ऑफ एरिया से ही प्रूफ हो जाता है, लॉ ऑफ एरिया से ही ना वो प्रूफ हो जाता है इस रिलेशन से, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी से टाइम पीरियड निकल आता है, इसका प्रूफ है। लेकिन अभी हम क्योंकि एलिप्स की ज्योमेट्री बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं इसलिए उसको प्रूफ नहीं, अभी आप इसको प्रूफ भी होता है, पूरा मैथमेटिकल प्रूफ है, जो भी चीजें हैं सबका मैथमेटिकल प्रूफ है। तो ये 3 लॉज होते हैं। ये पहला लॉ तो सिंपल सा था कि planet revolve around the sun in elliptical orbit and sun is situated at one of its poles। सेकंड लॉ लॉ ऑफ एरिया था, लॉ ऑफ एरिया का मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया शिफ्ट करो, मींस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या रहेगा कांस्टेंट। और लॉ ऑफ टाइम ये जो इसका टाइम पीरियड ऑफ ड्यूरेशन होगा t is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू 1 है, t स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके 1 ही है। वैसे सर्कुलर के लिए तो हम जानते भी हैं, वैसे सर्कुलर का टाइम पीरियड आपने लिखा था 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब बाय g। ये आपने सर्कुलर ऑर्बिट के लिए निकाला था, सर्कुलाइट के लिए, सर्कुलाइट का टाइम पीरियड यही था ना, इसी को आप स्क्वायर कर लो तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा इनटू r क्यूब हो जाएगा बाय g। अब देखो ये जो टर्म है कांस्टेंट इज राइट, यहां से सर्कुलर के लिए ड्राइव हो गया कि t स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू r क्यूब। तो सर्कुलर में टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली होता है। वही रेडियस जो है ना, अगर इक्विटो ऑर्बिट है तो वो मेजर एक्सिस में चेंज है, यहीं से हम एनालॉजी भी लगा सकते हैं। t स्क्वायर डायरेक्टली इक्वल टू किसके इक्वल जाएगा, a क्यूब के। दूसरा सेंस अदरवाइज इसका इंडिविजुअल प्रूफ भी होता है, अगर आपको ज्योमेट्री बहुत ज्यादा पता होगी इलिप्स की तो प्रूफ भी कर सकते हैं। तो बता दूंगा मैं आपको कैसे इसको प्रूफ। ये जस्ट हमने पढ़ा 3 लॉज ऑफ कैप्लस ना, क्योंकि कैप्लस तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको तो लगेगा क्या है ये सब, तो ये तो एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है, ये किसी दूसरे चीज के ऊपर बेस्ड, लेकिन कैप्लस ने बहुत पहले जब ये न्यूटन्स लॉ नहीं आया था उसके पहले ही, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के पहले ये सारी चीजें, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसने बड़ा प्रिसाइज कैलकुलेशन किया। तो आई विल गिव फ्यू क्वेश्चंस, उसको आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको और ज्यादा इसकी क्लैरिटी मिलेगी। एक्सक्यूज मी सर, एक बार अपनी वीडियो दोबारा दिखा सकते हो? आगे दिखाना। Sir, why torque is maximum in spheres? क्या चीज बेटा बोल रहे हो? Sir, why torque is maximum in spheres? इज मैक्सिमम इन Spheres. ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है बेटा, टॉर्क को स्फीयर से क्या रिलेशन है? एग्जैक्ट क्वेश्चन आप बताओगे ना तब मैं समझ पाऊंगा, ऐसे कोई रिलेशन नहीं होता टॉर्क, वो तो पूरा रोटेशनल मैकेनिक्स का थ्योरी है, इसमें टॉर्क यूज होता है
तो ये स्टेटमेंट आप कैसे दे रहे हो, आई डोंट नो। अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट बताओगे तब मैं बता पाऊंगा इसको। यहाँ तो टॉप जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके तो टॉप। अब इससे शेप ऑफ द बॉडी से क्या रिलेशन है, वो कोई दूसरी चीज है। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ few questions. हाँ, you can go for, हाँ ये ठीक क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। हाँ, युग शर्मा सही आंसर है, अमन गुप्ता आंसर इसका। अंकित वर्मा सही है, सुमैया सही है, सात्विक सही है, उदिता सिंह सही है आपका आंसर। है ना, पोजीशन आपको दी हुई है, सही आंसर दे रहे हो सब लोग आपको, है ना। सन यहाँ पे है, बी एन सी दिया हुआ आपको क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर आ गए, सही बात है। जिन्होंने भी बी फॉर बॉम्बे आंसर भेजा है, सब लोग सही है भेजा आपने, है ना। अनन्या सिंह भी आंसर सही है, जिन्होंने भी बी फॉर बॉम्बे, खुशी सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है ना। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, सोचने नहीं आपको इसमें, है ना, क्योंकि इसने बोला कि भाई ये वाली जो पोजीशन है वो ए है, ये वाली पोजीशन बी है और ये वाली पोजीशन सी है। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ बी ए होगी, यहाँ पे वेलोसिटी जो है सपोज आपकी वीवी है, और यहाँ पे वेलोसिटी बी सी, तो वेलोसिटी का ऑर्डर आप देख लो, सबसे ज्यादा वेलोसिटी वीवी पे होगी ना, क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम है, उससे कम वेलोसिटी जो होगी, है ना, वो आपकी वी हो जाएगी, और सबसे कम वेलोसिटी आपका बीसी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ही तो होता है, जो रिलेशन आपका वेलोसिटी का होगा, स्पीड का होगा, वही काइनेटिक एनर्जी का होगा। काइनेटिक एनर्जी के भी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आपका केसी आ जाएगा, ए आ जाएगा, और उसके बाद आपका केसी आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। काफी लोग हैं, मतलब सेम स्पीड नहीं होगी, आर चेंज होगा तो वी भी चेंज होती है। क्या चीज कांस्टेंट रहता है, एम वी आर कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर, जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो वी और आर चेंज होते रहते हैं, एम वी आर क्या रहेगा, कांस्टेंट, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल है ना। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कई सारे। ठीक है, you can go for this question.
हाँ, संस्कृति जैन योर आंसर इज करेक्ट. Luke Sharma, your answer is correct. Khushi, your answer is correct. Khushi, your answer is correct. Rhythm, your answer is correct. Gohita Singh, your answer is correct. सही है. प्रक्रम आदित्य अमन गुप्ता, your answer is correct. ठीक बता रहे हैं आपके आंसर ये. सही बता रहे हैं. बी ऑप्शन सही होगा इसमें. ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर, है ना. ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना. कि भाई अभी आपने पढ़ा है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. मतलब टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा t1 by t2 का जो स्क्वायर होगा ये इक्वल हो जाएगा a1 by a2 के क्यूब. तो पहले इसका टाइम पीरियड जो था वो 1 ईयर था. a2 तो मुझे निकालना है. डिस्टेंस डबल हो गई. पहले कोई a थी तो अब डिस्टेंस कितनी हो गई 2 a. ये कैंसिल. तो यहाँ से t2 की वैल्यू आ जाएगी, है ना. कि जो t2 स्क्वायर होगा वो आपका 8 हो जाएगा. तो t2 स्क्वायर 8 के होगा. टाइम पीरियड निकालेंगे रूट 8 हो जाएगा. 30 नहीं 2 ईयर इज आंसर. जो टाइम पीरियड होगा वो 2 ईयर हो जाएगा. हाँ, तो हर का डिस्टेंस अलग अलग है ना सारे प्लैनेट का. तो सबका जो रेवोल्यूशन का ईयर है वो अलग अलग है. सबके ईयर जो है वो मार्शियन ईयर अलग होगा, है ना. सबके ईयर्स क्या होंगे अलग अलग. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Sir, could you show the board again? आई एम एस. Sir, done. सर सर 1 मिनट. ओके, नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है फिर उसमें. हाँ, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. सही बात है. सही है. उत्कर्ष कुमार सही आंसर है. योग शर्मा सही है. हाँ, सबका ए सही होगा, है ना. ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. संस्कृति अनन्या सबका सही है. क्योंकि पेरिहेलियन पे तो स्पीड मैक्सिमम होती है ना. पेरिहेलियन पे स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है. तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना. प्रणव सही आंसर है आपका, है ना. मैं इसको हटा देता हूँ. पता ही है आपको कि पेरिहेलियन पे सबसे मैक्सिमम होती है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है. पेरिहेलियन पे इसकी स्पीड क्या होगी? 2 हो जाएगी. यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लगेगा आपको. सबका आंसर पिछले क्वेश्चन का सही था, है ना. ये ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर.
सर आप रिकॉर्डिंग डालोगे? हाँ रिकॉर्डिंग हो तो रही है, डाल देंगे। ओके सर। खुशी, मैं एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ, फिर आपको कंफर्म करता हूँ। मैं आंसर चेक कर रहा हूँ। हाँ संस्कृति जैन आंसर इज करेक्ट। संस्कृति जैन का भी सही है। शुभम, योर आंसर इज करेक्ट। अंशिका, योर आंसर इज करेक्ट। उदिता सिंह, योर आंसर इज। उत्कर्ष, योर आंसर इज। हाँ ये आंसर है डी। खुशी, योर आंसर इज करेक्ट, सही है। Sir, is my answer correct? I have sent just now. खुशी चकारा, योर आंसर इज करेक्ट। धन्या, ये आंसर तो सही नहीं है, पहले तो सही भेजा था शायद आपने। नहीं, एक्चुअली डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल्ली। मैं चेक करता हूँ, देखो कैसे करेंगे इनसे। ये पूछ रहा है सेंट्रिसिटी क्या होता है, तो सेंट्रिसिटी के डेफिनेशन में बताया था कि सेंट्रिसिटी जो होता है दिस इज सी और ए का रेशियो, ये आपको निकालना है ना। तो क्योंकि सी अभी आपको पता नहीं है
और वीपी और वीए के टर्म्स में निकालते हैं। तो आप भी आपने पढ़ा है कि जब भी कोई प्लैनेट मूव करता है तो एमवीआर की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे प्लैनेट का मास आप एम ले लो, वेलोसिटी वीपी आ गया, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए माइनस सी हो जाएगी ना, हाँ ये कांस्टेंट रहेगा। जब ये पैरेलल से अपोजिट पे जाएगा वेलोसिटी वी होगी और डिस्टेंस ए प्लस सी हो जाएगी ना, वही मैंने पहले ले लिया था, ए माइनस सी जो था वो आरटी था और ए प्लस सी आ गया, तो एमवीआर कांस्टेंट रहेगा, इससे एम कैंसिल। यहाँ से आपका आ गया कि जो बीपी बाई वीए होगा, है ना, ये इक्वल आपका हो जाएगा ए प्लस सी बाई ए माइनस सी, है ना। लेकिन आपको तो सिर्फ सी बाई ए निकालना है, कि आपको निकालना है इस केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सी बाई ए, सी और ए का रेशियो कितना होगा ये निकालना है, इससे आप कैलकुलेट करो, है ना। क्या निकाल सकते हैं इसमें, है ना, कर सकते हैं इसमें। आपका ध्यान दो कि इसमें हम ए को अगर यहाँ से कॉमन ले लें, ये 1 प्लस सी बाई ए हो जाएगा, और यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस सी बाई ए हो जाएगा। यहाँ से ए कैंसिल, सी बाई ए तो ई होता है, जो हो जाएगा 1 प्लस सी डिवाइड बाई 1, हाँ, वीपी बाई वीए की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस सी हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप कोई दूसरा रूल नहीं यूज कर रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी इंटू 1 प्लस, हाँ, यहाँ से आपका आ गया वीपी माइनस ई इंटू पी इक्वल टू वीए प्लस ई इंटू वी, है ना। यहाँ से आपका वी माइनस वी आ गया, यहाँ से ई कॉमन आ गया और ये इक्वल आ गया वीए प्लस वीपी, और आरएचएस साइड पे आपका आ गया वीपी माइनस पी, हाँ। तो अल्टीमेटली ई की जो वैल्यू आ जाएगी जब सी बाई ए हम निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा वीपी माइनस वीए डिवाइड बाई वीपी प्लस पी, मींस ऑप्शन डी इज द सही आंसर। तो जस्ट एमवीआर इज इक्वल टू कांस्टेंट से सॉल्व करें, एमवीआर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में रेशियो की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये है ना, कि प्लैनेट जब भी मूव करता है तो v चेंज होता है, r भी चेंज होता है, एमवीआर कांस्टेंट, तो सिर्फ किसी भी दो पॉइंट में बता, उससे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इसके बाद क्लास खत्म करते हैं हम।
हाँ सही है खुशी, योर आंसर इज करेक्ट. Pujita Singh, your answer is correct. अरे ये नहीं कर सकते क्वेश्चन अभी आप लोग, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बाद में बताऊंगा तब करना, है ना. ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा इट रिक्वायर्स सम मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ इलिप्स. रख लो अपने पास, जब वो मैथमेटिकल नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तब उसको सॉल्व करना, है ना. अभी आप इसको नहीं करते. ये थोड़ा सा इलिप्स की मैथमेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड, जो हम जानते हैं उसके ऊपर सॉल्व नहीं होता. दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना. आज की इतनी कॉपी है. कीप दिस क्वेश्चन और ट्राई करना, लेकिन अभी मत करो ट्राई. आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. राइट, बाय बाय. Thank you, sir. Have a nice day ahead. sir. डोंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. जब मैं Have थोड़ा a सा बता nice day, दूंगा. sir. बाय बाय. Have a nice day, sir. बाय बाय.